हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और अरेनियस ने एसिड्स और बेसिस को लेकर क्या थियरी दिया है। चलिए उस थियरी को सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं और उस पर बेस कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझते हैं स्टूडेंट। जैसा कि हमको पता है, अरेनियस कहते हैं एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व हो और क्या मिले हमको, H प्लस आयन। और यह H प्लस आयन हमने पढ़ा था कि एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर से रिएक्ट कर लेता है H प्लस आयन और एक आयन बनाता है। उस आयन को हम क्या लिखते हैं, H3O प्लस, और इसका नाम मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोनियम आयन। तो सिंपल लैंग्वेज में कहूं, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इतना डिटेल नहीं समझ में आया तो आप इतना ही याद रखिए, एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर में डिसॉल्व किए जाए और क्या दे, H प्लस आयन लूज करें या डोनेट करें, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं स्टूडेंट। जैसे हमने देखा था HCl, जब इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया था तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सिमिलरली अगर हम H2SO4 को डिसॉल्व करते हैं तो हमें 2H प्लस आयन और SO4 पर 2 माइनस आयन मिलता है। याद रखिएगा, कभी H2 प्लस नहीं हो सकता है, मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखा जाता, यहां मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, तो इन पॉइंट्स पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। सल्फ्यूरिक एसिड था 2H प्लस आयन और सल्फेट आयन कहते हैं इसको, नाम क्या है स्टूडेंट, सल्फेट आयन। ऐसे हम H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, 3H प्लस आयन मिलता है और PO4 पर 3 माइनस आयन मिलता है। एक और एसिड का एग्जांपल लेते हैं, HNO3, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, H प्लस आयन और NO3 माइनस आयन मिलता है स्टूडेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HCOH, इसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, HCOO माइनस आयन और H प्लस आयन मिलता है स्टूडेंट। ऐसे ही अगर हम CH3COOH को डिसॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है CH3COO माइनस और H प्लस आयन। फिर से एक बार इनको हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक H प्लस आयन एक Cl माइनस आयन दिया। सल्फ्यूरिक एसिड है 2H प्लस आयन सल्फेट आयन। फॉस्फोरिक एसिड है 3H प्लस आयन फॉस्फेट आयन। नाइट्रिक एसिड है H प्लस आयन नाइट्रेट आयन। फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड को मैंने बताया था इसको एंट एसिड भी कहते हैं, मूंगी यानी चींटी के अंदर होता है, तो फॉर्मेट आयन और H प्लस आयन मिला। एसिटिक एसिड है जो विनेगर में होता है, एसिटेट आयन और H प्लस आयन, सबने H प्लस आयन डोनेट किया और ये सब क्या है, एसिड है। इसमें कुछ वीक है और कुछ स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट। ऐसे ही हमने पढ़ा था बेस क्या होते हैं। अरेनियस ने कहा था ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो और OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन दे, उन्हें हम बेस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें KOH की तो क्या मिलेगा हमको, K प्लस और OH माइनस, नाम क्या है इसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसने पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दिया स्टूडेंट। ऐसे ही हम NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो क्या मिलेगा हमको, Na प्लस सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ऐसे हम अमोनियम आयन लेते हैं स्टूडेंट, NH4OH, तो हमको मिलेगा NH4 प्लस यानी अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। फिर से एक बार बता देता हूं, इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिला, OH मिला, इसलिए यह बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, कैल्शियम आयन और 2 मॉलिक्यूला क्या मिलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेते हैं स्टूडेंट, AlOH थ्राइस होता है, तो एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड पर 3OH माइनस मिलता है। इतना डिटेल में हमने क्यों पढ़ा यह सब? इतना डिटेल में पढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है, इस पर पूछा जाता है एसिडिटी क्या होता है और बेसिसिटी क्या होता है। तो चलिए समझते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी
क्या होते हैं? एक टर्म आया एसिडिटी और दूसरा टर्म है बेसिसिटी। इन दो टर्म को हमें डिटेल में समझना है और यह इंपॉर्टेंट टर्म भी है स्टूडेंट। देखो, एक बात पर ध्यान रखना, एसिडिटी जो होता है वह हमें बेस में देखने को मिलता है। किसके अंदर? एसिडिटी किसके अंदर होगा? बेस के अंदर। और बेसिसिटी जो है स्टूडेंट, यह किसके अंदर होता है? एसिड के अंदर। इसीलिए बेसिसिटी ऑफ एसिड से लिखा होता है और एसिडिटी ऑफ बेसिस लिखा होता है। यह होते क्या है? नंबर ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन किस चीज के अंदर मिलेगा? हमने पढ़ा है H प्लस आयन एसिड के अंदर मिलेगा। तो नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। कितने H प्लस आयन प्रेजेंट है एसिड के अंदर, वही उसकी बेसिसिटी होगी। जैसे कि हम यहां HCl की बात करें तो कितने H प्लस आयन है? एक H प्लस आयन। तो HCl की बेसिसिटी कितनी हो गई? 1। तो बेसिसिटी क्या होता है? H प्लस आयन कितने हैं, वही क्या कहलाएगी? बेसिसिटी। जैसे H3PO4 फास्फोरिक एसिड की कंडीशन में देखें कितने H प्लस आयन है? 3। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 3। ऐसे किसी का भी आप बेसिसिटी देख सकते हो। जैसे फॉर्मिक एसिड की, एसिटिक एसिड की बात करो, एक H प्लस आयन है यहां पे, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड 2 H प्लस आयन है, तो बेसिसिटी कितना है? 2। तो होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। बेसिसिटी किसके अंदर होती है? एसिड के अंदर। बेसिसिटी होता क्या है स्टूडेंट? नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन एसिड्स इज कॉल्ड बेसिसिटी। सिमिलरली एक टर्म है एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है स्टूडेंट? नंबर ऑफ OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट इन बेस इज कॉल्ड एसिडिटी। देखो KOH के अंदर कितने हाइड्रोक्सिल आयन है? 1 हाइड्रोक्सिल आयन है, तो KOH की जो एसिडिटी होगी कितनी होगी? 1। ऐसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH माइनस आयन है? 3। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं एसिडिटी की बात करूं तो कितनी होगी? 3। OH माइनस आयन कितने बेस के अंदर प्रेजेंट है? ऐसे पढ़ो, नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट इन बेस इज कॉल्ड एसिडिटी, नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो होप आपको एसिडिटी और बेसिसिटी वर्ड समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करते हैं। लेकिन अगर डिटेल में कहा जाए तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोनियम आयन डोनेट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, एसिड जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं वह H प्लस आयन वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है स्टूडेंट। और एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होते हैं? H प्लस आयन कितना प्रेजेंट है एसिड के अंदर, वह बेसिसिटी कहलाता है, और कितना OH माइनस आयन बेस में प्रेजेंट है वह एसिडिटी कहलाता है स्टूडेंट। अब आगे हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस क्या होता है स्टूडेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले हमें एक वर्ड समझना है स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। जब हमें कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ जाएगा तो एसिड और बेस के टर्म में हम कॉन्सेंट्रेशन को समझ लेंगे, और जब हमें एसिड और बेस के टर्म में कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ जाएगा तो हम पीएच स्केल और पीएच मीटर को समझ पाएंगे स्टूडेंट। तो होप आपको ये सब जो प्रीवियस पॉइंट्स हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें एक वर्ड समझना होगा, सॉल्यूशन क्या होता है। मैथ्स वाला सॉल्यूशन नहीं, केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझने के लिए हमें एक टर्म समझना होगा, उस टर्म का नाम है स्टूडेंट मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा चीजों को किसी भी क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो उनसे जो बनता है सब्सटेंस बनता है, कंपाउंड बनता है। कंपाउंड तो बन नहीं सकता, किसी भी क्वांटिटी में मिक्स करने पर कंपाउंड नहीं बनता है। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है, जब दो सब्सटेंसेस को डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो उनके मिक्सचर से जो बनता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। और दो सब्सटेंस को किसी भी क्वांटिटी में हम मिक्स करते हैं फिजिकली तो जो फॉर्म होगा हम उसको मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर बेसिकली स्टूडेंट दो टाइप का होता है।
एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो मिक्सचर कभी अकेला चीज तो मिक्सचर हो नहीं सकता, कम से कम दो चीज को, पानी में पानी मिलाओगे मिक्सचर थोड़ी बनेगा, तेल में तेल मिलाओगे। हाँ ये बात याद रखो, नारियल के तेल में आप सरसों का तेल मिला दोगे मिक्सचर हो जाएगा, नारियल के तेल में नारियल का तेल मिलाओगे तो मिक्सचर नहीं होगा। होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। दो चीजों को हमने मिक्स किया, दोनों मिलके एक नया चीज बना लिए, दोनों गायब हो गए, सिर्फ एक ही दिख रहा है। या दो चीजों को मिक्स किए, एक गायब हो गया, एक ही दिख रहा है। दो सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद एक ही फेज अपीयर हो, वह होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, दूध और पानी को मिक्स करते हैं, मिल्क एंड वाटर को मिक्स करते हैं, कौन दिखाई देगा? मिल्क, वाटर डिसअपीयर हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर है। एंड पानी और तेल यानी ऑयल एंड वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या दिखाई देगा? दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। अगर दोनों फेज सेपरेट दिखाई दे उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है और मिक्सचर अकेले हो नहीं सकता। मिक्सचर किसका मिक्सचर है? सॉल्यूशन मिक्सचर है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। और कौन से टाइप का मिक्सचर है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, कौन सा? होमोजीनियस मिक्सचर। किसका? सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। तो आज के बाद कोई पूछेगा व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब क्वेश्चन उठता है सॉल्वेंट्स क्या है एंड सॉल्यूट्स क्या है? तो चलिए समझते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाए यानी मैक्सिमम क्वांटिटी में पाए जाए उसे सॉल्वेंट कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर मिनिमम क्वांटिटी में पाए जाए उन्हें हम सॉल्यूट कहते हैं। ये भी नहीं समझ में आया तो यार ऐसे सब्सटेंस जो घुल जाए, गायब हो जाए, डिसअपीयर हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और ऐसे सब्सटेंस जो गायब कर दे, जिसके अंदर वो गायब हो रहा हो, डिसॉल्व हो रहा, उन्हें हम कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे चीनी और पानी ले लेते हैं, चीनी और पानी लेते हैं तो बताओ कौन गायब होगा? चीनी गायब हो जाएगा, पानी गायब कर देगा। तो जो गायब हो गया वो हमारा सॉल्यूट है, जो गायब कर दिया यानी डिसॉल्व कर दिया वो क्या है? हमारा सॉल्वेंट। यानी वाटर, शुगर एंड वाटर के अंदर सॉल्वेंट कौन है? शुगर हमारा सॉल्यूट है क्योंकि गायब हो जाएगा, और वाटर हमारा क्या है? सॉल्वेंट। और इन दोनों के मिक्सचर से जो बना वो क्या है? एक सॉल्यूशन है। तो इतना बातें तो हमको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम सॉल्यूशन को सॉल्वेंट के बेस पर क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, देखो ये चीजें मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, आपके सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है लेकिन आगे यूज किया गया है। तो अगर सॉल्वेंट के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहला सॉल्यूशन होता है AQ, लिखा होता है स्मॉल में AQ लिखा होता है, AQ सॉल्यूशन। इसका पूरा नाम क्या है? एक्वेस सॉल्यूशन। और दूसरा होता है नॉन एक्वेस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? नॉन एक्वेस सॉल्यूशन। फिर कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन और लास्ट वन इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ये सारे टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। हमको ये दोनों पर डिस्कस करना है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं लेकिन इसका भी यूज है रिएक्शन वाले पार्ट में। देखो दोस्त, सॉल्यूट कुछ भी हो, एनीथिंग, सॉल्यूट आप कुछ भी ले लो, अगर उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिए, किसके अंदर? सॉल्वेंट एज अ वाटर ही आप यूज करते हो, यानी वाटर ही वहां पर सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट कुछ भी ले लो तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा इज अ लैटिन नेम ऑफ वाटर। मैंने आपको पहले भी बताया था वाटर का लैटिन नेम एक्वा होता है। जैसे एक सब्सटेंस है, एक सॉल्यूट है X, इसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। किसके अंदर डिसॉल्व किया? वाटर। तो ये जो X का सॉल्यूशन बनेगा, X के आगे मैं एक स्मॉल वर्ड लिखूंगा AQ, एक्वस AQ, यानी यह एक सॉल्यूशन बन गया और एक्वस सॉल्यूशन है। जैसे कि हम KOH को डिसॉल्व करते हैं, अगर KOH को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया है तो उस KOH को हम लिखते हैं AQKOH, यानी एक्वस KOH। यानी KOH एक सॉल्यूट था, किसके अंदर डिसॉल्व किया? वाटर के अंदर, तो इसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और अर्थ पर
जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं 90% सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं स्टूडेंट, इसीलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं वाटर को? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहते हैं? वाटर को। क्यों? 90% सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन गोल्ड आप सबको पता है, प्लेटिनम आप सबको पता है, यह वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। आपका इरेजर वाटर में डिसॉल्व होगा? नहीं। ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे 10% चीजें हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो इनको अदर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। तो अदर सॉल्वेंट, अगर वाटर को छोड़कर कोई अदर सॉल्वेंट हम यूज करते हैं तो जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन को कहते हैं नॉन। नॉन मींस नॉट, एक्वा मींस वाटर, उस सोल्यूशन को हम कहेंगे नॉन एक्वस सोल्यूशन। होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने कहा गोल्ड, गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए हम एक सॉल्वेंट प्रिपेयर करते हैं। गोल्ड एक सॉल्यूट है, उसको डिसॉल्व करने के लिए हम एक सॉल्वेंट प्रिपेयर करते हैं। वह सॉल्वेंट मिक्सचर है 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। यानी इन दोनों का रेशो कितना पार्ट? 3 पार्ट, 3 हिस्सा। जैसे 3 किसी बर्तन से नाप रहे हो, छोटा सा कप है तो 3 पार्ट, 3 कप आप क्या लोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और 1 कप आप क्या लोगे? नाइट्रिक एसिड। मिक्स करोगे, एक सोल्यूशन बनेगा 3:1 के मिक्सचर की वजह से 3:, उस मिक्सचर का नाम होता है एक्वेरिजिया। एक्वेरिजिया में ही गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब्सटेंसेस डिसॉल्व नहीं होते, उनके लिए अलग अलग सोल्यूशन हमें सॉल्वेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यह एक्वेरिजिया क्या है स्टूडेंट? एक सोल्यूशन है। कौन सा? नॉन एक्वस सोल्यूशन है। मैंने एक्वेरिजिया क्यों बता दिया? हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एसिड्स और बेसिस पढ़ रहे हैं। तो यहां देखो, 2 एसिड के कॉम्बिनेशन से एक सॉल्वेंट हमने प्रिपेयर किया, उस सॉल्वेंट का नाम एक्वेरिजिया है। जैसे बहुत सारे सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, अल्कोहल में, बेंजीन में। तो अल्कोहल बेंजीन में डिसॉल्व किया तो भी तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर थोड़ी यूज किया, तो भी वह क्या कहलाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की। देखो, चीनी और पानी का अगर हम मिक्सचर लेते हैं, शुगर और वाटर का, शुगर क्या है? सॉल्यूट, वाटर क्या है? सॉल्वेंट। इन दोनों के मिक्सचर की वजह से स्टूडेंट 2 टाइप का सॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। एक का नाम होता है ड्यू। क्या नाम होता है एक का? ड्यू, शरबत। और दूसरे का नाम होता है सिरप, यानी चाशनी। चाशनी पता होगा, रसगुल्ले के साथ जो मिलता है। दोनों में फर्क क्या है? एक गाढ़ा होता है, एक पतला होता है। गाढ़ा क्यों है? क्योंकि चीनी ज्यादा है यानी सॉल्यूट ज्यादा है, पानी कम है यानी सॉल्वेंट कम है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें चीनी यानी सॉल्यूट ज्यादा हो, हर बार जरूरी नहीं है चीनी ही सॉल्यूट होगा, कोई भी हो सकता, KOH NaOH हो सकता है ना, HCl ही हो सकता है सॉल्यूट। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब आगे हम पढ़ेंगे, जब लैब में जाएंगे तो हमें मिलेगा HCl, और HCl हमें 2 टाइप का मिलेगा। एक लिखा रहेगा HCl के बोतल पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या? HCl ज्यादा है, वाटर कम है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और दूसरा हमें मिलेगा ऐसा, जैसे मैंने कहा ड्यू, ड्यू मतलब शरबत। इस शरबत के अंदर क्या होगा? शरबत इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। लेकिन शरबत के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? शुगर कम होता है, वाटर ज्यादा होता है, यानी पतला होता है। तो उसको हम कहते हैं लेस कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड। लेस कॉन्सेंट्रेटेड का ही दूसरा नाम है डाइल्यूटेड। तो होप आपको डाइल्यूटेड वर्ड समझ में आ गया होगा। तो जो HCl मिलेगा लैब के अंदर, जिसमें HCl कम होगा, वाटर ज्यादा होगा, उसको कहेंगे डाइल्यूटेड HCl। तो सॉल्वेंट के बेसिस पर अगर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं तो कितने टाइप की क्लासिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट? 4। कौन कौन सा? एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब हमको यह वर्ड समझ में आया कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। एसिड और बेस डाइल्यूटेड यानी लेस कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूटेड का दूसरा नाम है लेस कॉन्सेंट्रेटेड।
लेस कॉन्सेंट्रेटेड हाई कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है स्टूडेंट। तो ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड और हाई कॉन्सेंट्रेटेड का मीनिंग क्या है थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। स्टूडेंट सपोज दैट हमारे पास 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ले लेते हैं 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट ये कॉन्सेंट्रेटेड है। कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड। और ये कैसा है? डाइल्यूटेड। होप आपको ये दोनों वर्ड तो समझ में आ गया होगा। डाइल्यूटेड, उसके अंदर HCl क्या होगा? कम होगा और वाटर ज्यादा होगा। और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसके अंदर HCl ज्यादा होगा। अगर दोनों को मैं डिसॉल्व करूं एक्वस सॉल्यूशन में या pH मीटर के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं, कुछ भी कराऊं, तो ये वाला क्या देगा? मोर H+ आयन। जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा वह मोर H+ आयन देगा, क्योंकि उसके पास H+ आयन की क्वांटिटी ज्यादा है। और जो डाइल्यूटेड है यानी लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, वो क्या होगा? लेस H+ आयन देगा, क्योंकि भाई उसके पास तो ज्यादा H+ आयन है ही नहीं, उसके पास HCl ज्यादा नहीं है, उसके पास तो सॉल्वेंट ज्यादा है। क्या ज्यादा है? सॉल्वेंट ज्यादा है। तो कैसे दे सकता है H+ आयन? मान लो इसके पास 500 H+ आयन मिल सकता है, लेकिन इसके पास तो 500 नहीं मिल सकता है ना, इसके पास 100, 150, मान लो 150 H+ आयन मिला मैक्सिमम, इतने आयन मिल सकते हैं। तो H+ आयन की क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ऐसे बेस के लिए बात करोगे, NaOH ले लो, डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड या लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो क्या मिलेगा हमको? मोर OH- आयन मिलेंगे हमको। और डाइल्यूटेड होगा यानी लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो लेस OH- आयन मिलेंगे हमको। यह मोर होगा और ये क्या होगा? लेस होगा। अब आगे इसी के बेस पर इसी चैप्टर में हम एक वर्ड की बात करेंगे, उस वर्ड का नाम है इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंस जो करंट पास करने पर आयंस में कन्वर्ट हो जाए उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो करंट पास करने पर किसमें कन्वर्ट हो जाए? आयंस में, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो उन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हम पढ़ेंगे दो टाइप के होते हैं, स्ट्रांग और वीक। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। क्या हो जाए? कंप्लीटली आयोनाइज। तो स्ट्रांग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा और इसीलिए वो ज्यादा H+ आयन देगा। तो कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड और बेस जो होंगे ये क्या होंगे? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। और वीक एसिड और वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है स्टूडेंट? जैसे वीक एसिड और वीक बेस, ये क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेल का कंडक्टिविटी देखेंगे कि कंडक्टिविटी होता है तो कंडक्टिविटी आयंस पर डिपेंड करती है। तो होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एसिड और बेस के टर्म में कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब कॉन्सेंट्रेशन को नापोगे तौलोगे किसमें यार? जैसे कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, मुझे अमरूद खरीदना है तो किलो में खरीदूंगा, कपड़ा खरीदना है तो मीटर में खरीदूंगा। ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को किसमें नाप तोल सकते हो? तो कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होता है स्टूडेंट वह मोल पर लीटर होता है। क्या होता है? MOLE, यह पूरा लिखा है, जबकि MOL उसका सिंबल होता है मोल पर लीटर। किसका यूनिट? कॉन्सेंट्रेशन का। किस में मेजर करेंगे? मोल पर लीटर में हम मेजर करेंगे। किसको? कॉन्सेंट्रेशन को, चाहे वो एसिड का हो, चाहे वो बेस का हो या किसी अदर सब्सटेंसेस का हो। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ने की जरूरत क्या थी? यस, इसके बाद एक टर्म हम देखेंगे, पीएच स्केल। क्या देखेंगे? पीएच स्केल। और पीएच स्केल को समझने के लिए हमें एसिड और बेस के कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट।
तो चलिए देखते हैं एक टर्म इंडिकेटर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे पीएच स्केल क्या होता है। स्टूडेंट हम इंडिकेटर से तो फैमिलियर हैं ही है। इंडिकेटर क्या होता है? जब कभी हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो अगर सिग्नल पड़ता है तो वहां हमें ग्रीन, रेड और ऑरेंज 3 कलर का इंडिकेटर दिखता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि हमें जाना है या रुकना है। ऐसे ही इंडिकेटर होते हैं जो कुछ ना कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं, पहले हम थोड़ा सा एक वर्ड समझ लेते हैं, उसके बाद इंडिकेटर को समझते हैं। देखो, एक पेपर है, यह पेपर ब्लू कलर का है, एक पेपर है वो रेड कलर का है। यह 2 कलर का पेपर मिलता है। इस पेपर को कहते हैं लिटमस पेपर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? लिटमस पेपर। यह पेपर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। कैसे? एक सब्सटेंस है, अननोन सब्सटेंस, हमें पता नहीं है सब्सटेंस क्या है, और इसके अंदर मैं ब्लू वाले को डुबाता हूं। देखो, ब्लू वाला डाल दिया। अगर यह ब्लू वाला किस में कन्वर्ट हो जाए? रेड में, तो यह सब्सटेंस एसिड है। और अगर ब्लू वाला चेंज नहीं हुआ डालने पर, तो मैं ये रेड वाला डालूंगा, और ऐसा सब्सटेंस जो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर दे तो वह बेस होगा। यह बेस है और यह एसिड है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैं इस ब्लू पेपर को इसके अंदर डुबाया, अगर ब्लू पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया तो वह सॉल्यूशन या सब्सटेंस क्या है? एसिड है। और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, तो मैं रेड वाला डाला। रेड वाला अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो बेस है। अब एक चीज याद रखिए, ब्लू को डाला, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है? तो रेड को डालने पर भी ऐसा हो सकता है चेंज नहीं आए, क्योंकि सब्सटेंस एसिड और बेस होगा तो ही लिटमस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड करता है। और ध्यान रखना, रेड लिटमस डालोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है, रेड डालोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, पहले से रेड है पेपर। ऐसे ही रेड लिटमस को ब्लू करता है, इसके अंदर ब्लू डालोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर रेड डालते हो तो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। यह क्या था स्टूडेंट? एसिड और बेस विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर भी एक सब्सटेंस है। क्या है? सब्सटेंस। जो 2 बातें बताता है, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर किसके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को बताता है? कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड। कोई कंपाउंड हो, अगर उसके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को पढ़ना है तो जो सब्सटेंस उसके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है उसी को कहते हैं इंडिकेटर। थोड़ी देर में आपको समझ जाएगा। इंडिकेटर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट। एक होता है नेचुरल, जो गॉड से हमें मिला है, नेचुरल, और दूसरा होता है सिंथेटिक। कौन सा इंडिकेटर? सिंथेटिक, जो हमने बनाया है, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने बनाया है। नेचुरल इंडिकेटर बीट रूट, टर्मरिक और रोज पेटल्स, यह भी इंडिकेट करते हैं एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को। तो यह नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि गॉड से मिले हैं। और ऐसे इंडिकेटर जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को इंडिकेट करें लेकिन लैब में सिंथेसाइज किए गए हैं, लैब में बनाए गए हैं, कौन कौन हो सकते हैं ये? मिथाइल ऑरेंज, योसिन, इरोक्रोम ब्लैक टी, फिनफ्थलीन, ये सब कौन से इंडिकेटर है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिर से एक बार बोल देता हूं, मिथाइल ऑरेंज, इरोक्रोम ब्लैक टी, सुक्रोज, फिनफ्थलीन, ये सब कौन से इंडिकेटर है स्टूडेंट? सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये काम कैसे करते हैं? इनके काम को समझने के लिए थोड़ा सा हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। आपके बुक में थोड़ा आगे दिया है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, उसी को यूज करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं।
व्हेन एसिड, कोई भी एसिड, यार जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड ही हो, कोई भी एसिड जो हमने लिखा था वो हो या उसके अलावा कोई और एसिड हो, एसिड होना चाहिए। किससे रिएक्ट करें? बेस से। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, बेस से रिएक्शन करेगा तो मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस क्या मिलेगा हमको? सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि हमने H प्लस HCl से रिएक्ट करा, HCl रिएक्ट विथ NaOH, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी एसिड है, NaOH बेस है, क्या फॉर्म हुआ? NaCl। यह NaCl से रिएक्ट कर रही है NaCl और HOH मिला के क्या बन गए? H2O, सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। और एक एसिड ले लेते हैं H2SO4, हमने रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही। देखो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है, तो जो बनेगा कंपाउंड वह होगा Na2SO4, क्योंकि वैलेंसी क्रॉस जाती है, Na2SO4 1, तो 1 लिखेंगे नहीं, प्लस H2। देखो बैलेंस नहीं है, यहां 2 Na है, Na2 है, यहां एक ही है, तो बैलेंस कर दिया। देखो हाइड्रोजन 2 इधर और 2 इधर, 4, यहां 2 ही है तो 2। यह सल्फेट है, सोडियम सल्फेट नाम होगा, यह भी एक सॉल्ट है। यह रिएक्शन हुआ। अब इसी को समझने के लिए हम इंडिकेटर को यूज करेंगे। देखो हमने एक ब्यूरेट लिया, ब्यूरेट एक पाइप जैसा होता है स्टूडेंट, ब्यूरेट। इस ब्यूरेट में या तो हम एसिड भर सकते हैं या तो हम बेस भर सकते हैं। मान लो इस ब्यूरेट में यहां बटन लगा हो, टैप लगा होता है खोलने और बंद करने के लिए। इसके अंदर हमने बेस भर दिया NaOH, NaOH। ये पहला वाला रिएक्शन कर रहा हूं मैं, और इसको स्टैंड से लगा दिया, और यहां पर हमने एक सॉल्यूशन लिया। यह सॉल्यूशन थोड़ा सा दूर बना लेते हैं ताकि समझ में आए। ये देखो यहां पर हमने एक एसिड लिया, मान लो यह HCl है, ये रख दिया। अब हमने 10 ml HCl लिया, यह हमको पता है। अब इस 10 ml HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कितना बेस डाल रहे हैं इसके अंदर? खोल दे, पूरा ब्यूरेट खत्म हो जाए, रिएक्शन कब कंप्लीट हो जाएगा? 10 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ बेस में ऐड करूं, कैसे पता चलेगा? वैसे तो ये रिएक्शन कब हो गया हमें पता नहीं चलेगा, तो इसके अंदर कोई इंडिकेटर डाल दूंगा, 2 to 3 ड्रॉप। कोई सिंथेटिक इंडिकेटर मैंने डाल दिया, 2 से 3 ड्रॉप। जैसे इंडिकेटर डालूंगा यह HCl या तो कलरलेस ही रहेगा या तो कोई ना कोई कलर में अपीयर होने लगेगा, कोई ना कोई कलर दिखाने लगा। सपोज दैट मैंने इसके अंदर डाला कोई X इंडिकेटर, और इंडिकेटर डालते ही इसका कलर क्या हो गया? पिंक हो गया, पिंक कलर का हो गया HCl। इंडिकेटर डालते, अभी बेस नहीं ऐड किया हूं, तो जब मैं बेस ऐड करना चालू करूंगा इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट होगा, ये वाला रिएक्शन फर्स्ट वाला, तो पिंक से उसका कलर चेंज होने लगेगा, या तो किसी दूसरे कलर में, ब्लू, रेड, ऑरेंज किसी दूसरे कलर में हो जाएगा, या तो उसका कलर कंप्लीटली गायब हो जाएगा। और जैसे ही कलर चेंज हो गया या कलर गायब हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि अब यह रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, अब NaOH और ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यह था आपका इंडिकेटर। कैसे काम किया कि अब रिएक्शन स्टॉप कर दो, अब NaOH करना स्टॉप, ऐड करना स्टॉप कर दो, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इंडिकेटर यही सब काम करता है। अब इंडिकेटर के मिक्सचर होते हैं, बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर को हम मिक्स कर लेते हैं, आपस में मिक्स कर लिए, और जो मिक्सचर, सेवरल इंडिकेटर के मिक्सचर से एक नया इंडिकेटर बनता है, उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। और यूनिवर्सल इंडिकेटर और के थ्रू हम pH को मेजर करते हैं एसिड और बेस की। तो सब चलिए समझते हैं
पीएच क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट? पीएच स्केल और पीएच क्या होता है? पीएच का जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट, वह होता है पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन। जो पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन होता है उसी को हम पीएच कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि बहुत सारे सेवरल टाइप ऑफ यूनिवर्सल सिंथेटिक इंडिकेटर को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और इस यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू ही हम किसी भी एसिड के पीएच को मेजर करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू एक पीएच स्केल होता है जिसके मिड में 7 होता है, 0 to 14 नंबर होते हैं और यह नंबर कलर के अकॉर्डिंग होता है। मैंने कहा इंडिकेटर है तो कोई ना कोई कलर शो करेगा। एक 0 का कुछ कलर है, 1 का कुछ कलर होगा, 2 का कुछ कलर होगा, ऐसे कलर दिए होते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 है तो वह सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर कोई सॉल्यूशन का पीएच ग्रेटर देन 7 है तो वह सॉल्यूशन बेस होगा, यानी बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। अगर कोई सॉल्यूशन का पीएच एग्जैक्टली 7 हो तो वह सॉल्ट होगा। और कैसे मेजर किए हम पीएच विद द हेल्प ऑफ कलर मेजर किए, क्योंकि इस पीएच स्केल पर, ये जो स्केल है स्टूडेंट, इस पे क्या है, कलर होंगे ये सब, उसके अकॉर्डिंग हमने कलर के अकॉर्डिंग मेजर कर लिया कि यह पीएच है। लेकिन यह परफेक्ट टेक्निक नहीं है पीएच मेजर करने का। परफेक्ट टेक्निक जो पीएच मेजर करने का है वह एक डिवाइस होता है जिसका नाम पीएच मीटर है। क्या नाम है डिवाइस का? पीएच मीटर, जिसके थ्रू हम पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन को मेजर कर सकते हैं। अगर डाइल्यूटेड एसिड होगा तो उसका पीएच H प्लस आयन की क्वांटिटी कम ज्यादा होगी, क्योंकि यह कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। चलिए उतना ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, इंडिकेटर के टर्म में ही हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो, जैसे मैंने कहा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। हर एक इंडिकेटर सर्टेन पीएच वैल्यू पर काम करता है, उस पीएच वैल्यू के बियॉन्ड काम नहीं कर सकता है। सपोज दैट मिथाइल ऑरेंज 3 पीएच से लेकर 10 पीएच तक, एक बात कह रहा हूं, एग्जैक्टली आंकड़ा नहीं बताऊं, इतने ही पीएच के बीच में वह काम कर सकता है। ऐसे हर एक पीएच का, हर एक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर का एक लिमिटेड वैल्यू होता है, उतने ही वैल्यू पर वह एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को इंडिकेट कर सकता है स्टूडेंट। और पीएच क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन को हम पीएच कहते हैं, और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन को हम POH कहते हैं। आपको यह वर्ड नहीं समझ में आया? आप इतना समझो, H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम मेजर करते हैं किसके थ्रू? पीएच स्केल के थ्रू। और पीएच मेजर करने के लिए 2 टेक्निक है, पीएच स्केल और पीएच मीटर। पीएच मेट्री एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम H प्लस आयन के पोटेंशियल को, यानी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं। और एक बात, POH मीटर नहीं होता है, उसका भी पीएच मीटर के थ्रू ही OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन का हम कॉन्सेंट्रेशन यानी स्ट्रेंथ को मेजर कर लेते हैं स्टूडेंट। यह पीएच का यूज क्या है? ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है वो नॉर्मली 7.3 to 7.5 के बीच में होता है, यानी 7 के रेंज में होता है, 7.35 समथिंग है। तो ह्यूमन बॉडी का पीएच जो है एग्जैक्ट मतलब 7 के लगभग है, यानी सॉल्ट के लगभग है। अगर हम कोई भी चीज, जैसे इमली से बनी हुई चीज खा लेते हैं
तो हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है। इसीलिए कोई भी चीज अगर इमली से बनती है स्टूडेंट, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैगरी ऐड कर देते हैं, बेसिक कैरेक्टर वाले सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं ताकि बॉडी का पीएच मेंटेन रहे। तो होप आपको यह समझ में आ गया होगा। जैसे बॉडी के अंदर अगर एसिडिटी होती है तो हम इनो पी लेते हैं, एसिडिटी हुई तो हम इनो पीते हैं। इनो एक बेसिक कैरेक्टर दिखाता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी का पीएच फिर से वही हो जाता है, लगभग 7.3 के आसपास हो जाता है। तो होप आपको यह सब समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रिएक्शन पार्ट की, इस चैप्टर की। थैंक यू स्टूडेंट।